क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म बहुत बाद में आया है। यूरोप में ही सबसे पहले नेशनलिज्म आया और यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में। इसीलिए आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में 1789 में हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही सभी रेवोल्यूशंस का मदर कहते हैं। फ्रांस की क्रांति ही सभी क्रांतियों की जनक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में भी जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के विषय में, किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो लिंक्ड करता है यूरोप के नेशनलिज्म से। तो यूरोप में 4-5 ऐसे बड़े बड़े देश है जो मेनली हम कह सकते हैं कि हाँ ये वो बड़ी कंट्रीज हैं यूरोप के जिसको हम यूरोप में रखते हैं। जैसे सबसे पहले फ्रांस हो गया, एंड देन जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो ये 4 देश जो है मोटे तौर पर यूरोप के बड़े देश माने जाते हैं और यूरोप के हिस्से माने जाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें डिटेल एनालिसिस करना है वो इन चारों देशों का ही करना है। तो सबसे पहले फ्रांस क्रांति शुरू करते हैं। फ्रांस क्रांति का स्लोगन आप सबको पता ही है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये फ्रांस वासियों ने नारा दिया था, क्योंकि वहां आप देखोगे जब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा 2 वर्गों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता था, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। तृतीय वर्ग को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। समानता की बात करें तो समानता कहां, असमानता बहुत ज्यादा था। तृतीय वर्ग को टैक्स भरना पड़ता है, यहाँ पे भरना पड़ता था और बहुत प्रकार से उन्हें असमानताओं को देखना पड़ता था। भाईचारा तो बिल्कुल भी नहीं था। फ्रांस का जो समुदाय था, जो समाज था, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति के समय ये नारा काफी प्रचलित हुआ है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। बंधुत्व भी आप इसे कह सकते हैं, भाईचारा को बंधुत्व भी कह सकते हैं। तो ये फ्रांसीसी ने नारा दिया था और इसी आधार पे फ्रांस की क्रांति बेस्ड थी। यहां से जब हम बात करते हैं बंधुत्व, भाईचारा का, तो मीन्स एक सामूहिक पहचान की बात करते हैं, कॉमन आइडेंटिटी की। फ्रांस में बटे हुए लोग थे। अगर आप वहां पे 3 वर्गों का अध्ययन करोगे तो आप तीनों वर्गों में देखोगे बहुत ज्यादा उनकी अलग अलग आइडेंटिटी, पहचान अलग अलग थी। तो कहीं ना कहीं इस क्रांति का जो रीजन था वो सामूहिक पहचान की भावना पे ही था कि फ्रांस वासियों का एक सामूहिक पहचान हो, एक कॉमन आइडेंटिटी हो। फ्रांस की क्रांति के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है ला पैट्रिए एंड ले सिटियन। ला पैट्रिए मीन्स पितृभूमि, अपने पितृभूमि के प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग को एक तरीके से देखना, ला पैट्रिए की भावना है, पितृवंशक भूमि। और ले सिटियन मीन्स अपने शहर को एक अगेन देशभक्ति के नजरिए से देखना। इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो वहां पे स्टेट जनरल को चुना गया। आपको पता ही है, लुई को सब लोगों ने जो राजा का पद था उससे उसे रिमूव कर दिया और वहां पे स्टेट जनरल का एक पोस्ट बनाया गया और इसका चुनाव होना था बाय इलेक्शन। और नेशनल असेंबली, फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई और संविधान का निर्माण किया गया। ये वही नेशनल असेंबली है जो फ्रांस की क्रांति के समय राजा को अपदस्थ कर दिया था और तृतीय वर्ग के लोग जो है बैकट करके आप देखते हो कि जब लुई 16 ने एक टैक्स दरों को बढ़ाने के लिए मीटिंग्स को कॉल किया था और टैक्स को बढ़ाने की बात कही थी, तो वहां से जो तृतीय वर्ग के लोग थे वो वहां से बाइकट करके चले गए और जाने के बाद उन्होंने नेशनल असेंबली की नींव रखी थी। एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ साथ वहां पे लोगों के अंदर कॉमन भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रगान मीन्स नेशनल एंथम को बनाया गया, ताकि वहां के लोग जो है इस नेशनल एंथम को पढ़े, रोज गाए गीत की तरह, और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉमन भावना आ जाए। इस प्रकार के और भी कई सारी स्तुतियां विच कैन बी रिसाइटेड बाय दी पीपल ऑफ दी फ्रांस, और नए नए शपथ लिए गए पदों के अर्थ पर या पदों के तौर पर शपथ लेकर के फ्रांस को चलाने की बात की गई। प्रशासन अभी तक जो आप देखते हो डिसेंट्रलाइज था, लेकिन अब सेंट्रलाइज पावर की बात की गई है। पहले जो पावर था पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज था, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। खास करके जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोग थे वो इसको हैंडल कर रहे थे।
लेकिन अब जब संविधान बन गया, नेशनल असेंबली बन गई, तो एक केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की गई कि हाँ, इस तरीके से हमारी व्यवस्था जो होगी, प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होगी और केंद्र से ही इस तरीके से हम प्रशासन को चलाएंगे और ये पूरे फ्रांस में एक जैसा होगा, कोई वेरिएशंस नहीं दिखेगा। जो इंटरनल ट्रेड एंड टैरिफ था, मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे, तो टैरिफ्स वर रिमूव्ड ऑन ट्रेड एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आयात निर्यात जो भी फ्रांस के अंदर जो भी आयात निर्यात शुल्क लिए जाते थे उसको खत्म कर दिया गया, जो कि पहले बहुत ज्यादा लिया जाता था। एक तरीके का मेजरमेंट सिस्टम और वेगिंग सिस्टम चलाया गया, कॉमन वेगिंग सिस्टम एंड मेजरिंग सिस्टम। जैसे पूरे भारत में ना केजी से ही चीजें बिकती है, 1 किलो 2 किलो, उसी तरीके से तो फ्रांस में भी इसी तरीके से कॉमन वेगिंग सिस्टम को अपनाया गया, और ताकि किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी वस्तु को अगर खरीदना बेचना हो तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रवादी भाषा बनाया गया, मीन्स राष्ट्रभाषा। पहले जो थे, फ्रांस अलग अलग टुकड़ों में था, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन अब जैसे आप देखते हो, भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत में अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, लेकिन जब स्वतंत्र हुआ भारत तो उसके पश्चात आप देखते हो कि एक राजभाषा का निर्माण किया गया है। वैसे यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा को भी एक राष्ट्रभाषा बनाया गया है। तो ये है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका पहला टॉपिक था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है फ्रेडरिक सोरियू। ये एक जाने माने फिलोसफर और कलाकार कह लीजिए, जिन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाए, चित्र बनाया, और ये पूरा का पूरा चित्र इमेजिनरी था, काल्पनिक था, और उसी कल्पना के आधार पे ही ये यूरोप में राष्ट्रवाद, खास करके फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में 4 प्रिंटों का प्रकाशन किया, पब्लिकेशन ऑफ 4 प्रिंट्स। ये चारों प्रिंटों में अलग अलग प्रकार के चित्र थे और अलग अलग भावों को दर्शा रहे थे। किस प्रकार के भाव थे और किन देशों से जुड़ा हुआ था, इसको हम जानेंगे, और किस तरीके से ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेडरिक सोरियू का जो पहला प्रिंट है, उसमें आप देखोगे यूरोप, अमेरिका इत्यादि जो देश है वो एक लंबी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और मार्च करते हुए वो गुजरते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। उसमें शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बिकॉज फ्रेडरिक सोरियू ने उसकी कल्पना की। जैसे कि मैंने लास्ट उसमें बताया कि यूरोप जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी विचारधारा, वैसे भी एक रहस्यवादी विचारधारा है, एक नॉन साइंटिफिक विचारधारा है, पूरी तरीके से विज्ञान पे आधारित नहीं है, ये पूरी तरीके से कल्पना पे आधारित है। तो इसी तरीके से फ्रेडरिक सोरियू ने भी कल्पना किया था कि यूरोप और अमेरिका जैसे कई देश है जो एक ट्रेन से लंबी यात्रा करते हैं, मार्च करते हैं, और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने रुकते हैं। वहां से वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपने आप में देखोगे तो उसके हाथ में, एक हाथ में मशाल है जो आत्मज्ञान, स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वतंत्रता का द्योतक है। दूसरे हाथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक चार्टर है। चार्टर वो किस चीज का, अधिकारों का, राइट्स का चार्टर है। मीन्स एक तरफ तो वो अधिकारों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता और समानता के विषय में रोशनी डाल रहा है। तो इस तरीके से ये फ्रेडरिक सोरियू के इस प्रिंट का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है, फर्स्ट प्रिंट का, पूरे विश्व पे, खास करके अमेरिका और यूरोप में। वहीं पे नीचे अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे निरंकुश जो राजा थे, तानाशाही या निरंकुश संस्थाओं के टूटे हुए प्रतीकों को दिखाया गया है कि अब वो दिन दूर हो गए जब इस प्रकार के तानाशाही या निरंकुश संस्था या निरंकुश व्यवस्था जो है शासन करता था। तो लोगों को एक तरीके से वो मैसेज दिया गया है, संवाद किया गया है कि अब उसके वो दिन चले गए, अब इस प्रकार से निरंकुश संस्था शासन नहीं कर सकता। अब प्रिय संस्था आएगा जो लोकतांत्रिक संस्था होगा या चुनी हुई सरकार की संस्थाएं होंगी जो संचालन करेगा देश का। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं को प्रकट किया गया है। पूरी तरीके से जो विचारधारा था फ्रेडरिक सोरियू का काल्पनिक दृष्टिकोण था, इमेजिनरी था। इसमें अलग अलग देशों के समूह को दिखाया गया। जैसे आप देखेंगे तो देशों के समूह के साथ साथ उसकी पहचान दी गई है और उसका अलग वेशभूषा दिया गया है, उसके झंडे के साथ स्टैंड किया गया है। जुलूस के अलग अलग नेतृत्व करता है, जैसे एक साथ अमेरिका और स्विट्जरलैंड एक उसमें जुलूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी कर रहा है,
तीसरी ओर पोलैंड और इंग्लैंड आयरलैंड कर रहा है। तो इस तरीके से एक एक कतार बना हुआ है, अलग अलग देश जो अलग अलग तरीके से नेतृत्व कर रहा है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा चित्र था, 4 के 4 प्रिंटिंग 1848 में जो पब्लिश हुआ है, इसी से यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा ताना बाना जो है वो जुड़ा हुआ है।